नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद मंजरी जी ने टाइम दिया बड़ी मुश्किल से और मुद्दा भी कुछ ऐसा था कि जिनकी ये एसी हैं, इन्होंने बोल दिया कि मैं मोदी की फैन नहीं हूँ, मैं तो एसी हूँ। तो इन्होंने मैंने क्वेश्चन पूछा सिंपल कि यार योगी जी जो इतने महान-महान काम इन्होंने करने ही शुरू कर दिए, वो हो कैसे रहे हैं? और अगर योगी जी कर पा रहे हैं, तो बाकी क्यों नहीं? तो इन्होंने बोला इसके ऊपर मैं सिर्फ एक ही तरह से मैं इसका जवाब दूँगी वो है वीडियो के माध्यम से। तो हमारी खुशनसीबी है इन्होंने टाइम दे दिया। मंजरी जी जय सिया राम। मंजरी जी ये जो योगी जी कार्यक्रम कर रहे हैं आजकल यूपी में, भी देखकर मजा आता है। संभल में भी वहां पर तो जो एंक्रोचमेंट थी तोड़नी शुरू कर दी। घरों के बीच में से बिजली के खंभे निकल रहे हैं घर के अंदर से और बिजली चोरी की जा रही है। यानी कि टैक्स हम भरते हैं, बिजली का बिल हम भरते हैं और ये कमीने कमीने ये फ्री में वहां पर बिजली चोरी कर रहे हैं ओपनली और उन्हें तोड़ दिया जा रहा है एक एक कर। ये सिर्फ बिजली के खंभे तोड़े जा रहे हैं या घरों की दीवारें तोड़ी जा रही हैं, ये इन्हें भी तोड़ा जा रहा है और अगर तोड़ा जा रहा है तो वो कैसे? पहले क्यों नहीं? में एक तरीका होता है, पहले बिसात बिछाई जाती है, फिर बाजी सजाई जाती है, और जब सामने वाला फंस गया होता मारते तब है। राजनीति नी जर्क रिएक्शन नहीं है कि आज आप बैठे सत्ता पे और आपने अगले दिन से चाबुक चलाना शुरू कर दिया। पहले आप अपना बेस बनाते हैं, जड़ें मजबूत करते हैं, उसके बाद एक्शन करते हैं। भारत के केस में ये था कि हर दंगे के लिए फंडिंग बाहर से आ रही थी, तो आपको इंटरनेशनली मैनेज करना था। कांग्रेस ने एक डर बिठा करके रखा हुआ था, वो था अगर हम मुस्लिम्स पे यहाँ पर कोई एक्शन लेंगे तो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमको तेल नहीं देंगी। तेल नहीं देंगी तो भारत कम्स टू एन स्टैंड स्टिल। आज कोई घोड़े पे और बैलगाड़ी पे नहीं चलेगा। सो अच्छा, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह और ये सब के लिए हमको तेल चाहिए। एक स्केर्सिटी क्रिएट हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, रशिया के साथ समझौता किया कि अब रूस से तेल आता है, भारत उसको एक्सपोर्ट करता है रिफाइन करके। तो ना सिर्फ हमारी हमारी जो कमजोरी थी उसको हमने पहले स्ट्रेंथ बनाया। ओआईसी को सुषमा स्वराज जी ने मैनेज किया, और अब हम जो है वो सख्त स्टेप ले पा रहे हैं जिसकी हिंदुओं को पिछले 10 साल से दरकार थी, जिसके लिए वो शोर मचा रहे थे और तरह तरह की बातें कह रहे थे। जो संभल है वो एक एग्जाम्पल है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आप जितने भी इनके कैराना चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, केरल चले जाइए, जहां भी जाएंगे आप थोड़ा सा धूल हटाएंगे, घर में से सुरंग निकलेगी, घर में कुएं निकलेंगे, घर में मंदिर निकलेंगे, और अगर लेडीज को चेक करेंगी तो भगाई हुई लड़कियां भी निकलेंगी। ओके, तो इनके हाथ से बहुत कुछ निकलना है। जब तक सारी चीजें मैनेज नहीं की गई तब तक इन चीजों पे हाथ नहीं डाला गया, क्योंकि एक साथ मतलब वो कहते हैं ना, मुसीबत जब आती है तो छछूंदर की तरह आती है, एक छछूंदर की पूंछ दूसरे के मुंह में होती है। तो 1 2 3 4 करके जितने भी लंबे सारे आते हैं। तो आपने अभी तक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ था कि हम इसको पहले डील करेंगे, इसको बाद में, और अब वो टाइम आ गया इन चीजों को डील करने का। अब समझदारी वाली चीज क्या होती है, एक छोटी जगह पे एक्सपेरिमेंट करो, उसके रिजल्ट्स देखो, उसके ऊपर अपनी पॉलिसी रिफाइन करो और फिर आगे इम्प्लीमेंट करो। किसान आंदोलन में मोदी जी ने सारी चीजें एक साथ लागू की, पहन लिया, वो बैकफायर कर गया डीप स्टेट की फंडिंग के कारण। अब वो क्या करते हैं, धीरे धीरे चीजों को लागू करते हैं। यूसीसी आपका गोवा में इम्प्लीमेंट हुआ, यूसीसी आपका उत्तराखंड में इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, और हेमंता के राज में चल रहा है असम में। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो चीज हो रही है। अब इसमें वो कहते हैं ना, जब घर बनाते हैं तो जल्दबाजी नहीं करते, सीमेंट को सूखने में जितना समय लगता है वो देना चाहिए। अब ये एक्सपेरिमेंट हमारे योगी बाबा ने यहाँ पर शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है ये आसाम में नहीं चल रहा था, लेकिन जो हमारे पत्रकार हैं, आदरणीय घूसखोर पत्रकार हैं, उनको आसाम जाने की फंडिंग नहीं मिली थी। तो असम में जो हो रहा है वो ठंडे बस्ते में जा रहा है, चुपचाप वही लोकल असमिया न्यूज में आ रहा है, किसी ने ट्रांसलेट करके इधर नहीं किया। लेकिन नोएडा से संभल जाना बिल्कुल बगल बगल की बात है, तो वहां के लिए हल्ला मचाया जा रहा है।
तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं कि खाली योगी महाराज कर रहे हैं, ये बहुत जगह चल रहा है, पर चुपचाप चल रहा है। एक जगह इनको कंटेन कर लेते हैं कि चलो आओ यहाँ पर भौंको और भौंकने के बाद घर जाओ, ठीक है। और बाकी जगह जो चल रहा है वो शांति से, सब कुछ शांतिपूर्वक होगा वाले केस में वो चलता चला जा रहा है। ये सबको मालूम है कि दंगे जब होते हैं तो घर कब्जाए जाते हैं, मंदिर कब्जाए जाते हैं। बहुत सारे लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि ये मंदिर गिरा क्यों नहीं देते। भाई साहब, वो गिराते इसलिए नहीं है कि उनको आपके ऊपर एक साबित करना है कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, आपसे बलवान हैं, और आपके मंदिरों पे हम कब्जा कर लेते हैं और रोज आपके इष्ट देव की बेइज्जती करते हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल मैसेजिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल प्रेशर जिसके ऊपर हिंदू रहता है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में क्या होता था, इसको कांग्रेस के नेता, फिर बाद में सपा टीएमसी जैसे लोग आने लगे, सब लोग एंजॉय करते थे कि हिंदू तकलीफ में है। अगर दंगा होने वाला होता था और इसकी खबर उन तक पहुंच भी जाती थी नेताओं तक, तो वो सिस्टम को ऑर्डर देते थे स्टैंड डाउन। रिएक्शन तभी होता था जब हिंदू हथियार उठाता था। क्यों? जब 3 दिन उसके ऊपर इतनी मारकाट चलेगी तो चौथे दिन बेचारा अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाएगा। तब जो तरीका होता था इनका वो सिंपल है, 5 मुसलमान पकड़े, 6 हिंदू पकड़ो, इसको वो कहते थे बैलेंसिंग एक्ट। मुसलमान जमानत पे बाहर आ जाएंगे जिन्होंने दंगा शुरू किया, हिंदू कोर्ट के और जेल के चक्कर काटता रहेगा। और ये 70 साल से होते रहने के बाद ये आया कि भाई इतनी बुरी तरह तोड़ा गया कि एक फाइटिंग पावर खत्म हो गई। तो अब कुछ भी होता है तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन क्या है? प्रशासन के सामने जाओ और घुटने टेक दो। प्रतिकार की क्षमता हमारी खत्म होती गई। थैंकफुली हमने वोट किया मोदी जी को, जिसके बाद उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि दंगे होने बंद हो गए और आतंकवादी हमले होने बंद हो गए। ये सबसे बड़ा काम हुआ। अब धीरे धीरे जो इनकी कैपेसिटी है, जो फतेहपुर में किया था, जिसपे हमने शो भी किया था, उसमें पहली बार यह हुआ कि दंगा करने की कैपेसिटी ले ली गई है। संभल में भी इस समय उसी लाइन पे हो रहा है कि अब वो लोग जिन्होंने 22 कुएं पाटे थे, वही खोद खोद के कुआं वापस बना रहे हैं। प्रशासन इसमें नहीं। आप देखिए कुएं खोदते हुए तो सफेद टोपी लगा के कुआं खोद रहे हैं, तो बेटा जो तुमने किया है ना उसकी भरपाई भी तुमको ही करनी पड़ेगी। तो ये चीज होने के बाद ऐसा नहीं है कटिया डाल के ये बिजली चोरी कर रहे थे, ये हमको आज पता लगा है। मैं कई सारे यूपी के बिजली विभाग के लोगों को जानती हूँ। ये सदा सर्वदा से होता आ रहा था, लेकिन भैया बिजली देना मंजूर है क्योंकि वो सरकारी है, गर्दन मेरी अपनी है, इसको बचा लूं। पूरा बिजली विभाग इस पे चलता था। 2-4 लोगों ने कोशिश की और उनको 2-3 दिन तक बंद कर लिया, आने नहीं दिया। अच्छा, वो एक समय था जब न्यूज इस तरीके से आती थी कि फलानी कॉलोनी में गए बिजली अधिकारी को 3 दिन तक बंधक बनाया। अब इसमें लिखा इस तरह से जाता था कि इनकी हरकत पूरी छुप जाती थी और ऐसा लगता था कि वो शायद किसी हिंदू कॉलोनी में गए होंगे और वहां पर बंधक बना लिए गए। तो अपराध को जब आप कवर कर लेते हैं तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है अपराधी को, और यही ये आज तक करते आ रहे थे। तो अब क्या है, संसद हो या विधानसभा, सब जगह इस चीज को बोला जा रहा है और इसका रिकॉर्ड बनाया जा रहा है कि किस तरह के अपराध होते थे, उनको किस तरीके से संरक्षण दिया जाता था। और अब पहली बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपने 1947 के बाद कोई भी अपराध किया हो उसकी हम जांच करेंगे। जांच करने से फायदा क्या होगा? बहुत से लोग कहेंगे अरे हो गया, हुआ तो हुआ टाइप्स, अब उसमें मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। नहीं, जो इतिहास से सबक नहीं लेते वो खुद इतिहास बन जाते हैं। आपको सबसे पहले जो जितने दंगे हुए उनके ऊपर जब आप
पुरानी फाइलें खोलेंगे और आज से कंपेयर करेंगे तो आपको उसमें एक मोडस ऑपरेंडाई मिलेगी। मतलब काम करने का एक परिपाटी, एक तरीका, एक इनका ब्रेन वर्क आप समझेंगे। जब आप किसी की ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं, मतलब दिमाग कैसे काम करता है ये समझ लेते हैं, तब आप उसको रोकना कैसे है और प्रत्युत्तर कैसे देना है, इसके ऊपर काम कर पाते हैं। तो देखिए, अगर आपने अभी साबरमती रिपोर्ट देखी, वहां पर ट्रेन जलाई गई, उसके बाद दंगा हुआ, सबको मालूम है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्वॉल्व थे। अभी आप लोगों के पास अजमेर शरीफ के जो कांड हुआ था उसके ऊपर फिल्म आएगी, वहां पर भी आप एक ही चीज देखेगा, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो इस भारत देश में स्वतंत्रता के बाद बहुत हद तक वो काम किए गए हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रहा है। और ये चीज जो है जरूरी हो जाएगी कांग्रेस मुक्त भारत के लिए, और लोगों को भी समझ में आएगा कि ये जो डर दिखा रहे थे कि मोदी आए, भाजपा आएगी, मोदी आएंगे तो दंगे भड़क जाएंगे, भड़काने वाले लोग कौन थे, साजिश रचने वाले लोग कौन थे। तो सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, जिसको आप हिंदू मुस्लिम दंगा कहते हैं। वहां पर हिंदुओं का कोई रोल नहीं था। अब मेरे घर में कोई आना चाहेगा तो मैं उसे रोकूंगी ना, दरवाजे हमने इसीलिए बनाए हैं। तो अगर हम अपने घर में घुसने से किसी को रोक रहे हैं तो मैं दंगा कर रही हूं, ऐसा नहीं है। आत्मरक्षा मेरा अधिकार है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी और ये हकीकत में भी होता है कि कोई गुंडा है, उसने बहन को उठा लिया या पिता की हत्या कर ली। जब उस समय पुलिस के पास गए तो वो गुंडे के साथ है। जब किसी ने जो है अपनी बहन को वापस लाने के लिए या किसी भी परिजन को लाने के लिए कोई प्रयास किया और मान लीजिए उसमें गुंडा मर गया, तो उस इंसान को क्या कहा जाएगा? समाज उसे अपराधी नहीं मानेगा, लेकिन कानून उसे दंड देता था। अपनी ही बेटी को अपने घर वापस लाने के लिए की गई कार्यवाही दंडनीय है, ऐसा इंटरप्रिटेशन बना दिया गया लॉ की, कि वो है ना, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर एंड एवरी सिनर हैज अ लाइफ। मैं कहती या हूँ एवरी सिनर मैटर्स। अपराधी का संरक्षण करो क्योंकि यही तुम्हारे साथ है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे सपा है, कांग्रेस है, टीएमसी है, अगर इनके साथ अपराधी ना हो तो इनका कोई राजनीतिक वर्तमान नहीं है, इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। तो कुछ लोग जो है वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो लात पड़ी तो सब भूत राम राम बोल रहे हैं। कोई कह रहा पार्लियामेंट चलने दो, कोई कह रहा कांग्रेस अपनी आएगी, कोई कह रहा हम केजरी के साथ नहीं है। ये सब लातों के भूत है, लात खाने के बाद राम राम बोल रहे हैं। तो छोटे में एक्सपेरिमेंट किया गया है, बड़े में लागू होगा। संभल का केस, फतेहपुर का केस, जो लोग कह रहे थे ना योगी के राज में और लोकसभा इलेक्शन में इतनी कम सीटें आई, योगी कमजोर नहीं हुए, मैं बार बार कह रही हूँ, वो स्ट्रैटेजिक डिफीट थी जो हमने जानबूझ के ली थी। उसके अपने कारण थे, क्योंकि आप जब आज मोदी को काम करते हुए देख रहे हैं, योगी को काम करते देख रहे हैं, तो पहले से ज्यादा मजबूती दिखाई दे रही है। लोग कह रहे हैं ना 240 आ गए, बीजेपी कमजोर हो गई, मोदी कमजोर हो गए। वो और मजबूती से काम कर रहे हैं, जो अभी पिछले 10 साल में नहीं किया वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है मैंने जान के ये सीट तुमको दी है और मुझे मालूम है वापस कैसे लेनी है। तो सारी तो चीजें सोच। मंजू जी, मुझे जी बताइए, हम्म, संभल में आपने बोल दिया कि एक्सपेरिमेंट हुआ है, मोदी जी ने एक्सपेरिमेंट किया थ्रू योगी जी, मान लिया। और वहां पर जो कुछ खुद रहा है, खुदाई भी वही कर रहे हैं, लेकिन इनके घरों से भी ड्रग्स मिल रही हैं, लड़कियां अगवा की हुई मिल रही हैं, इनके यहाँ से बिजली चोरी मिल रही है, इवन की हथियार भी मिल रहे हैं। आपको लगता है कि सारा जो ये अभी मिल रहा है, अगर पूरे भारत में इसको कॉपी पेस्ट किया जाएगा, तो यहां तो मुझे लगता है हमारा जो सारा डेट है वो इन्हीं के ड्रग्स इनके घरों से मिल रही है, उसी से पूरा हो जाना है। क्या ये पूरे भारत में कॉपी पेस्ट हो सकता है? सकता है। पुलिस को करप्ट किया गया, पुलिस करप्ट नहीं थी। न्यायालय को करप्ट किया गया, न्यायालय करप्ट नहीं था।
केस इमरजेंसी का संसद में बोला गया है कि जब इंदिरा गांधी के विरोध में एक जज ने फैसला दिया, उनकी सीनियरिटी थी और वो अगले सुप्रीम कोर्ट के जज बनने, आईसीजे बनने जा रहे थे, ठीक है। लेकिन सीजेआई बनने जा रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बनने जा रहे थे, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ वक्तव्य दिया, फैसला दिया था। तो ये एक परिपाटी रही कि तुमको सरकारी नौकरी करनी है, हाँ प्रमोशन चाहिए, हाँ तो मेरे हिसाब से काम करो। पॉलिटिकल प्रेशर इस तरीके से कांग्रेस की परंपरा में आया है। आपने अभिषेक मनु सिंघवी का केस देखा होगा कि एक लेडी जज बोल रही थी, डार्लिंग मुझे जज कब बनाओगे। तो जब जुडिशरी इतनी करप्ट हो चुकी हो, उसके नीचे आती है पुलिस। पुलिस को भी जजेस स्टैंड डाउन करने के लिए, नेता स्टैंड डाउन करने के लिए बोलते हैं, तो शॉडी वर्क किया जाता है, डिलिबरेटली फाइल गायब कर दी जाती है। ये सब चीजें जो है कांग्रेस राज्य में आई थी। तो अब क्या कोशिश की जा रही है, जो फॉरेंसिक है किसी भी चीज की जांच, उसके लिए इंस्टीट्यूट खोले गए हैं एंड डिजिटल फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। इससे केस मजबूत होगा। जिसके पास सबूत होते हैं वो पुलिस वाला बहुत स्ट्रांग होता है। और एक विश्वास कीजिए, करप्ट हम एक उम्र के आने के बाद होते हैं, लेकिन 10-12 साल तक का वो प्योर पीरियड हम सब आदर्शवादी और महान व्यक्तित्व लिए होते हैं। उस चीज को दबाने में अपने आप से लड़ना पड़ता है। आज के बच्चों को जब हम ये सारी चीजें बता करके और हर चीज दे रहे हैं, तो वो आगे आने वाली पीढ़ी और जो आ चुकी है इस समय नए लोग हैं, वो ईमानदार है। और जब वो अपना फर्ज पूरा करेंगे, तो इस चीज के बारे में बिल्कुल विश्वस्त रहिए कि वो काम अच्छा होगा और पूरे देश में लागू होगा। एक फिल्म का डायलॉग था और बिल्कुल सही था कि अगर पुलिस वाले चाहें तो मंदिर के सामने से कोई चप्पल भी चोरी नहीं कर सकता। और ये फैक्ट है। तो दंगे करना, अपराध करना, लड़कियां भगा के ले जाना, ड्रग्स ले जाना, कोई वो नहीं है। सबको सब कुछ पता है, किसके इशारे पे हो रहा है, कौन सा नेटवर्क है, कौन कहाँ छिपा हुआ है, सब पता है। बाकी सारी चीजें क्या होता है, एविडेंस कलेक्ट करके फ्रेम करना बाकी है। जब सरकार से छूट मिल जाती है, तो यही पुलिस वाले जो कल तक पुलिस स्टेशन में बैठ करके चाय पकौड़े खा करके जो है वो कर रहे थे, वो जाके 2 मिनट में एविडेंस भी ले आते हैं और वाटर टाइट केस भी बना देते हैं। और एक चीज लोग नहीं समझते हैं, जो जितना बिगड़ा हुआ होता है, जितना बदनाम नेता होगा, करप्ट नेता होगा, करप्ट ब्यूरोक्रेट होगा, करप्ट पुलिसमैन होगा, उसके पास उतने सारे सबूत होते हैं। तो जब आप उनको साथ लेते हैं, तो आप किसी की कुंडली खुलवा रहे होते कि भाई मेरे साथ आना है, तुझे जान बचानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, उसकी पूंछ पे पैर रखते हैं, वीक पॉइंट को प्रेस करते हैं। जब वो बिल बिल आता है, तब आप उससे डील करते हैं कि सुन, तेरे को छोड़ दूंगा, उसकी फाइल खोल दे। फिर आता है वाटर टाइट केस। तो इस चीज को समझना चाहिए। जो अक्सर लोग चिल्लाते हैं ना, ये तो मोदी विरोधी था, आज मोदी ने इसको साथ ले लिया। भाई जी, उस पूरे सिस्टम की जो मर्म है, जो वीक पॉइंट है, वो इस बंदे के पास है। इस बंदे को हमने अपने साथ ले लिया, मतलब उस पूरे सिस्टम का मैंने क्या किया, फाइल दबा के बैठ गया हूं। अब वो सब मेरे हिसाब से चलेंगे। जैसे उमर अब्दुल्ला, अब ये उमर अब्दुल्ला जब आते हैं, कभी बोलते हैं कि ठीक है रोहिंग्या को मैं बिजली दे दूंगा, पानी दूंगा, बोल रहा है भाई, पुराना पापी है, बोल लेने दो। अभी क्या करना है, अभी बोलने के बाद उसे करने नहीं देना है। ठीक है, बोलने की आजादी इस भारत देश में अभी भी सबको है, करने की नहीं है। तो रोहिंग्या को वो बिजली पानी ना दे पाए, ये इंश्योर कीजिए। बोल रहा है, बोल लेने दो थोड़ा सा। तो क्या होता है ना, थोड़ा दिल बड़ा रखना चाहिए और थोड़ा जो है सुनने की, सहने की क्षमता रखनी चाहिए, और कोड़ा इतना कड़ा रखना चाहिए कि कोई कुछ कर ना पाए। तो यही डीलिंग्स हम जगह जगह रख रहे हैं। देखिए, अब एक ममता दीदी थी जो पता नहीं क्या जय श्री राम के नाटक पे कौन बोला करके घूमती थी। आज वो देशी मुसलमान और विदेशी मुसलमान में देशी मुसलमानों का साथ दे रही हैं, बांग्लादेशियों को निकालने की, बांग्लादेश से मुकाबला करने की।
संसद चलने देने की बात कर रहे हैं। क्यों? कहीं तो फटकार पड़ी होगी ना, ऐसे नो, थोड़े होंगे। ईवीएम के ऊपर टीएमसी बोल रही है कि रोला बंद कीजिए, बिल्कुल सही है। ये कांग्रेस जो कर रही है वो गलत है। बट मंजरी जी, आपने जिस तरह से समझाया कि मोदी योगी का जो ये फॉर्मूला है, एक्सपेरिमेंट है, ये देख रहे हैं कि कहां तक हम इस चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे कॉपी पेस्ट किया जाएगा। आपको लगता है कि कोई ऐसा चमत्कार होगा कि अब हिंदुओं को इस देश में, जहां पे पुलिस वाला करप्ट है, जुडिशरी करप्ट है, पॉलिटिशियन करप्ट है, हिंदू भी करप्ट है, सेकुलर हिंदू जो है, उसके बाद हिंदुओं को न्याय मिलना शुरू होगा 1000 साल के बाद? पॉसिबल है? पॉलिटिक्स को समझते तो एक चीज याद रखिए, इत्तेफाक कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज प्लान। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और सब कुछ प्रिसाइज प्लानिंग से चल रहा है। अगर आपको वो इत्तेफाक लग रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन बहुत बेहतरीन है, बहुत बढ़िया तरीके से उस घटना को अंजाम दिया गया है कि आपको लग रहा है कि इत्तेफाकन हो गई, अचानक से दंगा भड़क गया, अचानक से ही हो गया। अचानक जैसी कोई चीज पॉलिटिक्स में नहीं होती। तो अब अगर हिंदू को न्याय मिल रहा है, इसके पीछे 50 साल की मेहनत और 10 साल की प्योर डिप्लोमेसी है कि आपको पता भी नहीं लगा, हमने आपके पक्ष में काम दे दिया। हम माँ की तरीके से काम कर रहे थे कि पेट में बच्चा लात मार रहा है लेकिन फिर भी उसको सुरक्षित रखें। हिंदुओं ने ये काम किया है मोदी जी के विरोध में, लेकिन मोदी और योगी का कॉम्बिनेशन भी काम कर रहा है, मोदी और हेमंता का भी कर रहा है, मोदी और यादव जी का कॉम्बिनेशन भी काम कर रहा है, मोदी और फडणवीस का भी काम कर रहा है। तो ये बहुत जगह काम कर रहा है। मोदी और अब्दुल्ला का भी काम कर रहा है और वहां पर मोदी और सोरेन का भी काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि सोरेन उनके हिसाब से नहीं चल रहे या तेलंगाना में रेड्डी उनके हिसाब से नहीं चल रहे। दो एक चीजें उनको अपनी पार्टी सीनियर्स को खुश करने के लिए करने दी जाती है, बाकी हुई है वही जो मोदी रच रखा है। यहाँ पर मैं इसलिए कहूंगी कि जितनी बिसात मोदी जी ने बिछाई हुई है, काम तो उसी के हिसाब से हो रहा है। सीटें कम हो ज्यादा हो तो अचानक कुछ नहीं हो रहा, और जो 1000 साल से नहीं हुआ था वो भी अब होगा, क्योंकि ये कहते हैं ना, दिस इज अ ब्लॉसम टाइम। अब हमें मिलने वाला था जो राणा प्रताप तलवार उठा करके सेना लाके नहीं कर पाए, वो एक ईवीएम का बटन दबा करके काम हो रहा है। बस इस समय भगवान का आशीर्वाद है इस देश के ऊपर, जिन्होंने आज तक इसे बचा के रखा था। सारे संघर्षों का प्रतिफल मिल रहा है। जी मंजरी जी, मुझे लगता है कि जैसे आपने समझाया ना अभी, ये वो चीजें हैं जो भारत में हिंदू पिछले 10 सालों में बोल रहा था कि मोदी जी कब बोलोगे, कब करोगे, कब हिंदुओं की आवाज सुनोगे। बस इस बार मोदी जी ने और योगी ने, दोनों ने मिलकर, ऐसा लगता है कि हमारी पुकार सुन ली है, या हमारा जो रोना था, हमने हजारों वीडियो बना दी उसके ऊपर, वो देखकर उनका भी दिल पिघल गया है। उन्होंने हमारी भाषा बोलनी शुरू कर दी है, हमारी भाषा बोलनी, और साथ उनको में शुरू से हरकतें भी था, करनी शुरू कर दी है, जो हमें चाहिए था। बताओ, पता उनको शुरू से था, काम चालू था। लेकिन चक्कर क्या होता है, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से आप पोते की डिमांड नहीं रख देते। हिंदू इस समय पिताजी की शादी आज हुई है, पोते की डिमांड पहले रख दी है, वो वाला था। तो समय लगता है, समय से पहले नहीं होता है, और इस अधीरता को भी मैं समझती हूँ। पर जो काम जिस गति से होगा, अगले दिन सूर्य उदय होता है, एक दिन में 10 बार सूर्य उदय नहीं होता। प्रकृति के भी कुछ नियम है। आप जरूर चाहे कि हम 9 बजे उठ के सो के उठे, सूर्य अभी उदय हो, लेकिन सूर्योदय का समय होता है वो 5 से 6 बजे के बीच में होता, तो 5 से 6 बजे के बीच में ही होगा। आपको सूर्योदय देखना है तो सुबह या तो जल्दी उठिए, अगले दिन का इंतजार कीजिए। हिंदू ने यही मूर्खता शुरू कर दी थी। मालूम उनको पहले था, 2002 से जिस व्यक्ति के पीछे दुनिया भर का सिस्टम पड़ा हो, उसको 22 साल चुप रहने में कितनी मेहनत लगी होगी, ये कोई नहीं समझना चाहता। उनको प्रैक्टिकली टॉर्चर किया गया है, मेंटल टॉर्चर की कोई वो नहीं। जो व्यक्ति अपनी माता जी का अंतिम संस्कार करने के बाद काम पे लौट आया हो, इससे ज्यादा क्या काम करेगा कोई। 2 बजे बंद होने वाली ये संसद रात के 9-9 10-10 बजे तक चलती है। सामान्य रूप से मोदी 18 घंटे काम करते हैं।
इससे ज्यादा कौन करेगा? तो बिल्कुल सही है। समझिए समय देखिए तब भी मंजरी 10 जी, साल लग गए। तब भी 10 साल लग गए, लेकिन चलिए 10 साल के बाद भी हमारी भाषा एटलीस्ट सुनी तो सही, काम तो शुरू हुआ, इसी बात का इंतजार भी था। मंजरी जी, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि हर चीज को समय लगता है, हमारे अंदर भी पेशेंस है। 1000 साल से पेशेंटली हम वेट करते रहे। अब जाकर कार्यवाही शुरू हो रही है, हमारे मंदिर हमें वापस मिल रहे हैं, हमारा सम्मान भी वापस मिला जा रहा है। और सुना है कि अभी 45 बंदर वाली टोपी वालों ने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स कि अब थोड़ी सी घर वापसी का काम भी शुरू हो गया है। और जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि जो ये जाते हैं हज पर, वहां पर नालियां ब्लॉक मिलती हैं क्योंकि लोग कुरान को फेंक देते हैं। ये लोग तो वहां जाकर अपनी लड़कियों को बेच देते हैं, हज पे गए हुए अपनी लड़की बीवियों को बेच आते हैं ताकि पैसे कमा लेंगे। तो इनका जो हाल है अभी तो ये जो घर वापसी का काम है, मंदिर वापस आने शुरू हो गए, मस्जिदें टूटनी शुरू हो गई। अब तो मुसलमानों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई आपने जो 3 मंदिर मांगे थे हम देने को तैयार हैं। और हिंदू बोलता है अब हम एक एक मंदिर वापस लेकर रहेंगे। और योगी जी बोलते हैं तथास्तु, और योगी जी बोलते हैं लगे रहो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इट इज गोइंग ऑन परफेक्टली। और इसी बात की जो खुशी मुझे मिलती है कि भारत से बाहर रहता हूं और ये जो चीजें मैं देखता हूं, इसको डिस्कस करने में, इसको प्रेजेंट करने में जो मुझे मजा आता है वो भी आपके साथ, इसको मैं बयान नहीं कर सकता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस टाइम। थैंक यू। थैंक यू।